गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने सूचक के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वव्यापी सूचक क्या होते हैं। सर्वव्यापी सूचक या यूनिवर्सल सूचक, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कई माध्यम में ये अपना प्रभाव दिखाएगा, यानी कि ये अलग अलग, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है सर्वव्यापी सूचक, यानी ये हर जगह काम करेगा। सर्वव्यापी मतलब सभी जगह। तो कई सूचकों को मिलाकर ऐसे मिश्रण तैयार किए जा सकते हैं जो विभिन्न माध्यमों में विभिन्न रंग प्रदर्शित करें। इस प्रकार के सूचकों के मिश्रण को सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। मतलब ये एक कोलथाप नामक एक सूचक है जो कि सर्वव्यापी सूचक की तरह ही काम किया करता है। इसको कई सूचक मिलाकर बनाते हैं। फिनैप्थलीन, मेथिल रेड, नैप्थलीन, थाइमॉल, थाइलीन, ब्रोमोथाइमान ब्लू नामक 5 विभिन्न सूचकों का मिश्रण है। यह मिश्रण विशेष पीएच पर विशेष रंग देता है। जैसे अगर पीएच 4 है तो लाल, पीएच 5 पर नारंगी, पीएच 6 पर नींबुई पीला, पीएच 7 पर हरा पीला, पीएच 8 पर हरा रंग, पीएच 9 पर नीला रंग, नीला हरा, पीएच 10 पर नीला बैंगनी और पीएच 11 पर लाल बैंगनी। इसको हम टेस्ट करते समय जब इस सूचक का इस्तेमाल करते हैं तो ये चार्ट हमारे पास होता है और उसको देखकर हम पहचान जाते हैं कि कितने पीएच का हमारा ये विलयन है। जैसा मान लो अगर विलयन पर इसको डिप करते हैं, अगर लाल रंग आएगा तो पीएच 4 होगा। तो इस तरह से हम इसको पहचानते हैं। लेकिन इसकी एक और बात है कि सर्वव्यापी सूचक का प्रयोग सभी अभिक्रियाओं के लिए नहीं किया जा सकता। इसका प्रयोग कुछ विशिष्ट अभिक्रियाओं के लिए ही विशिष्ट परिस्थितियों पर होता है। ठीक है, तो ये रही सर्वव्यापी सूचक की बात। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्या होता है? उदासीनीकरण के नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि कोई चीज़ न्यूट्रलाइज हो जाएगी, किसी चीज़ का न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, मतलब एक दूसरे का प्रभाव खत्म हो जाएगा। यहाँ पर अम्ल और भस्म की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जब अम्ल और क्षार दो सब्सटेंस जब रिएक्शन करते हैं तो बनता है, एक लवण बनता है और दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है वो जल बनता है। जैसे कि अभी हमने इसके पहले तुम लोगों को समझाया था, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक अम्ल है। जब इन दोनों की आपस में अपक्रिया कराई जाती है तो NaCl जो कि एक लवण है बनता है और वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो इस तरह कोई भी जब एक अम्ल और एक क्षार रिएक्शन करते हैं तो लवण और जल बनता है और इस अपक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, इस अपक्रिया को हम आयन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये आयनिक फॉर्म में ये लिखा हुआ है। अतः जलीय विलयन में वह अपक्रिया जिसमें H आयन तथा OH आयन आपस में क्रिया करके जल बनाते हैं उसको कहते हैं उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये थी न्यूट्रलाइजेशन की बात। अब न्यूट्रलाइजेशन के उपरांत जो सब्सटेंस बनता है वो है एक लवण। तो अब हम लोग लवण की बात करेंगे। लवण क्या होता है? किसी अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को क्या कहते हैं? लवण। जब किसी अम्ल और क्षारक की अपक्रिया होती है तो इस अपक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। इस अपक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को हम कहते हैं लवण। जैसे कि ये तुम्हारा जो एग्जाम्पल लिया गया है NH3 और HCl, इसके प्रभाव से क्या बना? लवण बना। और इस लवण के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, लवण के टॉपिक को कवर करेंगे। जलीय विलयन में अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अपक्रिया से फलस्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हमने फिर से NaOH
सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जाम्पल लिया है और इसकी सहायता से लवण को समझाया है। लवण को जल में घोलने पर वह अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। धन आयनों को भास्मिक मूलक तथा ऋण आयनों को अम्लीय मूलक कहते हैं। मतलब इस लवण में दो मूलक हुए, एक धन आयन और एक ऋण आयन। जैसे कि NaCl की बात करेंगे तो सोडियम आयन क्या है, धन आयन है, और क्लोराइड आयन क्या है, ऋण आयन। तो सोडियम आयन को हम कहेंगे भास्मिक मूलक और ऋण आयन यानी क्लोराइड आयन को हम बोलेंगे अम्लीय मूलक, क्योंकि ये किससे प्राप्त हुआ है, अम्ल से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका नाम है अम्लीय मूलक। और सोडियम आयन किससे प्राप्त हुआ है, भस्म से यानी क्षार से प्राप्त हुआ, इसलिए इसका नाम है भास्मिक मूलक।